नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। अब इसमें ये तीसरा लेक्चर है और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा रिमोट सेंसिंग के साथ ही पूरा यूनिट 9 ख़त्म हो जाए। तो सुदूर संवेदन से हम लोग शुरुआत करेंगे रिमोट सेंसिंग से। और इसकी स्टार्ट जो हुई थी 1960 में हुई थी। क्यों हुई थी? व्यवहारिक रूप में प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किए जाने लगा था, जैसे कि भूविज्ञान में, भौगोलिक घटनाओं में, पर्यावरण संरक्षण में, संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण में, भूमि उपयोग, प्राकृतिक आपदाओं, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा। आप इसे याद रखिएगा कि इसका इतना महत्व क्यों हो गया इन सारी चीज़ों में। साथ ही साथ इसका उपयोग शोध के कार्यों में भी होने लगा है, वर्तमान समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए रिमोट सेंसिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अब देखिए, सुदूर संवेदन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें दो प्रक्रिया होता है। मतलब धरातल पर जो जो डाटा है उसके लिए, और दूसरा है विद्युत चुंबकीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, जैसे कि जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। अब रिमोट सेंसिंग में होता क्या है, हम लोग आंकड़ों का पहले क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। कोई भी आंकड़ा हम क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अर्जित करते हैं। ये पहला हो गया। ये आंकड़ा अर्जित क्यों करते हैं? क्योंकि ये आंकड़ा जो होता है किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी भाग का हो सकता है। और ये जो आंकड़े होते हैं जब एकत्रित कर लिए जाते हैं, ये पृथ्वी के किसी भाग के आंकड़े होते हैं, ठीक है, चाहे वो पहाड़ पठार किसी भी चीज़ का, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सेटेलाइट के माध्यम से इसको अपने पास इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद उस आंकड़ों को, जैसे मान लीजिए पठार का हमने आंकड़ा लिया, तो उसका एक आंकड़ों की सहायता से हम प्रतिबिंब तैयार करते हैं और चित्रीय रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया कि आंकड़े अर्जित हम क्यों करते हैं रिमोट सेंसिंग में, ताकि उसका हम चित्र बना सके, उसका स्ट्रक्चर बना सके। अब एक विद्वान है लिनिसेंड और काइफर, दो लोग हैं, ये बोलते हैं आंकड़ा अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है वो 5 रूपों में होती है। ये खाली जान लेते हैं मोटा मोटी। तो पहला हम आंकड़ा अर्जित करते हैं ऊर्जा के स्रोत से, ठीक है। दूसरा वायुमंडल द्वारा संचरण। तीसरा पृथ्वी के धरातलीय आकृति। और चौथा वायुमंडल द्वारा पुनः संचरण। पांचवा संवेदन प्रणाली। ये 5 तरीके हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को अर्जित करते हैं। इतना आप इसमें जानिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जानना। अब आंकड़ा हमने अर्जित कर लिया तो उसको विश्लेषण भी करना होगा। तो दूसरा रिमोट सेंसिंग में प्रक्रिया होता है आंकड़ों का विश्लेषण करना, मतलब डाटा का एनालाइज करना। ये किस रूप में होता है? ये जो होता है, कुछ इसके मुख्य तत्व आंकड़ों का उत्पाद होता है, आंकड़ों का जो होता है व्याख्या तथा विश्लेषण होता है। फिर से उसका इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट का क्या है, क्या उसके बारे में दिया गया, फिर से उपयोग करता है, मतलब हम लोग अपने अनुसार उसका उपयोग करते हैं, उसका विश्लेषण करके। ये इम्पोर्टेंट यहाँ से है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 2 प्रकार के तरंगें होती है इसमें, विद्युतीय होता है, एक जो होता है आपका चुंबकीय होता है। अब विद्युत जो तरंगों का लक्षण होता है, ये 3 रूपों में होता है। एक तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होता है, तरंग आवृत्ति वेव फ्रीक्वेंसी होती है। फिर से तीसरा जो होता है तरंग वेव जो होता है, ये जो होता है वेव वेलोसिटी होती है। अब इसके बारे में पूछा था, प्रकार, विशेषता, परिभाषा, तो ये जान लेते हैं। पहले तरंग वेव से जानेंगे। इन तीनों को याद रखिएगा, मैं यहीं से चला गया होता लेकिन मैं सोचा इसके अंदर थोड़ा बता दूं। तो तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ क्या होता है, मतलब कोई भी प्रकाश आ रहा है, एक बार में कंपन करके कितना दूरी तय कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की जो इकाई होती है वो लैम्डा शब्द में प्रदर्शित की जाती है। ग्रीक भाषा ये लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट है, तरंग दैर्घ्य नापने की इकाइयाँ, ये पूछा गया एग्जाम में। जैसे कि नैनोमीटर को हम लोग ENM से दर्शाते हैं, और ये इसकी संख्या पूछी गई है 0.0000000001 मीटर, या 10 पर घात 9 होता है मीटर। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपका माइक्रोमीटर का यहाँ पर सिंबल है। फिर से आपका मिलीमीटर में mm से, सेंटीमीटर में आपका cm से, मीटर में m से, और किलोमीटर में km से। अब इसका लघु रूप जो होता है, जैसे कि किलोमीटर क्या होता है, इसमें जो होता है 10/3 होता है मीटर, या आप लोग इसका 100 मीटर इकाई याद रखिएगा। फिर से इस पर 10/0 होता है मीटर में, ये आप लोग तरंग दैर्घ्य नापने की इकाई है, याद रखिएगा। सेंटीमीटर में आपका 0.01 मीटर का होता है, 10 पर यहाँ पर आपका 2 होता है।
मिलीमीटर में आपका 0.001 होता है, 10/3 होता है ये। अब आता है तरंग दैर्घ्य के बाद से तरंग आवृत्ति, वेव फ्रीक्वेंसी जो होती है। अब इसमें क्या होता है, फिर से मान लो सूर्य से रोशनी आई, विद्युत चुम्बकीय तरंग आते हैं और वो प्रति सेकंड में जितना कंपन करते हैं, मतलब प्रति सेकंड में कितना कंपन कर रहे हैं, कितना ये यही से हो रहा है। तरंग दैर्घ्य में क्या था कि वो कितना दूरी तय किया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 सेकंड में कितने बार कंपन कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग आवृत्ति कहते हैं। क्लियर। अब तरंग आवृत्ति को ग्रीक के भी, जिसे हम नू कहते हैं, अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अब तरंग आवृत्ति जो है मापने की इकाई क्या होती है, इसमें देखो ये ये हर्ट्ज में होता है, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में। ये हो गया इसका बिंदु सिंबल हो गया। इसमें आवृत्ति चक्र प्रति सेकंड चलता है, जैसे हर्ट्ज में 1 सेकंड प्रति 1 चलता है, और किलो हर्ट्ज में 10/3 चलता है आपका प्रति सेकंड, मेगा हर्ट्ज में 10/6 प्रति सेकंड, और गीगा हर्ट्ज में 10/9 प्रति सेकंड चलता है। अब वेव वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी तरंग आ रहा है फिर से प्रति सेकंड में जितना दूरी तय करती है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य की जो तरंगें हमारे पास आती हैं 2,99,793 किमी प्रति सेकंड के हिसाब से, मतलब 1 सेकंड में 2,99,793 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसे हम अगर ओवरऑल देखते हैं तो ये 3 लाख किमी प्रति सेकंड पढ़ा जाता है। तो ये हो गया सूर्य की जो चाल है 3 लाख किमी तक यात्रा करता है 1 सेकंड में, तो इसी को हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। इस तरंग वेव को हम सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये स्थिर होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसका जो मान होता है कांस्टेंट अथवा स्थिर होता है। जो आपकी प्रकाश आ रही है वो हमेशा स्थिर होता है। क्लियर हो गया आपका। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें खत्म। फिर से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूछा गया, जिसे हम शॉर्ट में विबग्योर कहते हैं, याद रखिएगा ये। जैसे कि बैगनी हो गया, भी से वायलेट, जामुनी हो गया, ठीक है, इंडिगो नीला हो गया, ब्लू हरा हो गया, ग्रीन पीला हो गया, येलो, ठीक है, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल है। तो ये विबग्योर याद रखिएगा, ये दृष्टिगोचर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, फिर से आपको ये याद रखना है, सबसे छोटी तरंग जो दैर्घ्य होती है आती है ना, सबसे बड़ी ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे गामा रे हो गया सबसे छोटी, उससे बड़ी थोड़ा एक्सरे होती है, फिर से अल्ट्रा वायलेट होता है, फिर से आपका यहाँ पर इंफ्रारेड होता है, फिर से माइक्रोवेव, फिर से रेडियो एंड टेलीविजन की जो तरंग दैर्घ्य आती है ये होती है। और जो हमें विजिबल होता है वो होता है ब्लू, ग्रीन और रेड। ये विजिबल की जो मानक होती है 0.4 से 0.7 के बीच में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है सेक्शन, है ना। 0.4 से 0.7 के बीच में जो दृश्य तरंग होती है इसकी वैल्यू है, ये पूछा गया वैल्यू। ये गामा किरण जो होता है देखिए, ये 0.03 एनएम नैनोमीटर में इसको प्रदर्शित किया जाता है, ये बहुत छोटी होती है। ये वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा ही विकिरण ऊर्जा का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। तो ऊपरी भाग में इसका अवशोषण होता है, गामा का आ नहीं पाता है क्योंकि बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, फिर से एक्सरे होता है 0.03 से 30.0 एनएम, ये भी नैनोमीटर में ही व्यक्त किया था। पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट भी 0.03 से 0.4 एनएम नैनोमीटर, मतलब एनएम नैनोमीटर में ही किया था। ये वायुमंडल में जो एक्सरे को अवशोषित कर लिया जाता है, नहीं तो हम लोग को भी समस्या होती है ना, हड्डी का एक्सरे किया जाता है, तो वही यहाँ पर ये तरंग दैर्घ्य है। फिर से यहाँ पर पैराबैंगनी जो आप जान ही रहे हैं, ओजोन द्वारा इसको पूरा अवशोषण कर लिया जाता है, हमारे वायुमंडल में बहुत रेयर पहुँच पाता, नहीं तो हम लोग को कैंसर हो जाता है। पैराबैंगनिक बैंड आता है 0.03 से 0.4 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर का सिंबल है, ये इसको दर्शाया जाता है। ये स्कैटरिंग और फोटो डिटेक्टर्स में इसका द्वारा जो संभव हो पाता है, ये स्कैटरिंग में काम आता है, फोटोग्राफी जो होता है। अब फोटो डिटेक्टर्स द्वारा इसको हम लोग अपने रिमोट सेंसिंग में यूज कर पाते हैं, इसका जो विशेषता हो गई। फिर से विजिबल जो होता है, ये 0 पॉइंट देखिए बताया हूँ, 0.4 से 0.7 के माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर के बीच में दिखता है। नीला हरा लाल जो
होते हैं यही हमको विजुअल होते हैं, 3 स्पेक्ट्रम जो होते हैं। क्लियर हो गया आपका? फिर से इसके बाद से इंफ्रारेड आता है और रक्त जिसे कहा जाता है हिंदी में, ये 0.7 से ये हो गया आपका 100 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद से आता है परावर्तित। परावर्तित जिसे रिफ्लेक्ट जो हो जाता है, ये 0.7 से आपका 3.0 माइक्रोमीटर के बीच में आता है। फिर से तापीय और बैंड आता है 3.0 से 5.0 माइक्रोमीटर के बीच में। थर्मल इंफ्रारेड बैंड आता है, माफ कीजिएगा, 8.0 से 14.0 माइक्रोमीटर। लघु तरंग जो आता है माइक्रोवेव जिसे कहा जाता है, ये 0.1 से 30 सेमी के बीच में आता है। देखिए यहाँ पर आके सेमी हुआ, नहीं तो माइक्रोमीटर ही चल रहा था। ये लघु तरंग है। रेडियो हो गया, ये आपका हो गया 30 सेमी होता है रेडियो का। तो ये हो गया आपके जितने स्पेक्ट्रम के विशेषता थी, ये पूछे जाते एग्जाम में। मैं इसकी विशेषता भी बता दिया जो पूछे गए हैं, आप लोग इसे सीक्वेंस याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, चलिए हम लोग वायुमंडल प्रकीर्णन एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग देख लेते हैं। ये विसरण जो होता है चारों ओर होता है, कई दिशाओं में विक्षेपण होता है जो प्रकीर्णन होता है। मान लो कोई प्रकाश आयु किस किस दिशा में गई, इसके बारे में देख लेते हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो यहाँ हम लोग संक्षेप में एग्जाम आप भी उसे समझेंगे। जैसे प्रकीर्णन में स्कैटरिंग में रेले होता है, माई होता है और नॉन सिलेक्टिव होता है। इसको हम तरंगदैर्घ्य का जो होता है यहाँ पर, ये हो गया वेवलेंथ, अणु के पर आकार हो गए और अणुओं का प्रकार हुआ। जैसे कि रेले प्रकीर्णन क्या होता है, हवा के कण में, और फिर से माई होता है धुआं तथा धुंध में, और नॉन सिलेक्टिव जो होता है धूल कोहरा और बादल के बीच में ये होता है। तो चलिए रेले प्रकीर्णन के बारे में पहले जान लेते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है, कणों के जो वायुमंडल में मान होते हैं उनके आकार से अधिक होता है। जैसे जो सूर्य से हमारे पास तरंगदैर्घ्य आ रही है जो भी चल के, उसका जो मान होता है, हमारे कण छोटे छोटे उनसे ज़्यादा कहीं रेले प्रकीर्णन का मान होता है। इसका जो होता कारण, आकाश जो है इस मान के कारण तरंगदैर्घ्य के मान ज़्यादा होते हैं तो आकाश नीला प्रतीत होने लगता है। ये जो होता है प्रकीर्णन गुणांक तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में कोटेशन उठा के रेले का पूछ दिया है, ये रेले का ही कोटेशन, इसीलिए मैं डायरेक्ट को लिख दिया है। अब दृश्य प्रकाश में नीले रंग के जो तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होता है और लाल रंग का जो होता है सबसे अधिक होता है। ये आपकी विशेषता याद होनी चाहिए। नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से बहुत अधिक होता है, इसीलिए हमारा जो होता है आकाश नीला दिखाई देता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बस इतना इसमें जानिए। माई प्रकीर्णन में, माई प्रक्रिया में, इसमें जो होता है तरंगदैर्घ्य का मान जो प्रकीर्णन होता है करने वाले कणों का आकार के बराबर, मतलब जो तरंगदैर्घ्य आ रही है और जो कण है उस दोनों के मान बराबर होते हैं, ठीक है। अब इस तरह देखा जाए तो रेले प्रकीर्णन की तुलना में माई प्रकीर्णन का प्रभाव अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। अब फिर से तीसरा आता है नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग और ऋणात्मक प्रकीर्णन जो होता है। इसमें क्या होता है, जब प्रकीर्णन करने वाली कणों का आकार विकिरण तरंगदैर्घ्य करने वाले कणों से बहुत अधिक होता है। मतलब जो, अब क्या हो रहा है कि जो तरंगदैर्घ्य आ रही है और जो कण है, तो कण का जो मान होता है तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है। मतलब कण बड़ा है तरंगदैर्घ्य से, ये याद रखिएगा। जिसके कारण क्या होता है, धुंध की उपस्थिति के कारण आकाश का रंग सफेद होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है, सफेद हो जाता है। कणों का मान क्या होता है, तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर आपका? तो यहाँ पर हमारा स्कैटरिंग का खत्म हो गया। आप देखिए संवेदन विशेषेंसिंग प्रॉपर्टीज है, इसको जान लेते हैं। रिमोट सेंसिंग में जो सेंस होता है उसके बारे में, तो जो भी हमें सूर्य से प्रकाश और पृथ्वी से ऊर्जा लेकर जो कार्य करते हैं, मतलब पृथ्वी द्वारा भी हमको ऊर्जा मिलता है क्योंकि हमें दीर्घ तरंग के रूप में मिलता है, लघु तरंग के रूप में सूर्य से मिलता है। तो इसमें जो पैसिव और एक्टिव रडार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे जो निष्क्रिय जो होते हैं सेंसर और जो सक्रिय होते हैं उनके बारे में हमको जानना है। तो चलिए ये देख लेते हैं कौन कौन से सक्रिय है, कौन कौन से निष्क्रिय है। ये पैसिव सेंसर क्या होता है, जो सूर्य से ही काम करता है, ठीक है। सूर्य से थी ऊर्जा आया, लघु रूप में दीर्घ रूप में चला गया, तो ये पैसिव सेंसर ये सनलाइट के ही कारण काम करेगा, नहीं तो ये मतलब डे के समय में काम करेगा, नाइट के समय में ये काम नहीं करेगा।
अब एक्टिस जो सेंसर होता है ये रात में भी काम करता है, डे में भी काम करता है। अब एक्टिव सेंसर में जो आता है रडार और लेजर आता है, इसकी विशेषता है। पैसिव और निष्क्रिय में जैसे आप कैमरा देखे होंगे आता होगा, जो दिन में आप फोटो खींच सकते हैं, दिन में उसके ऊर्जा का उपयोग करके कोई चीज़ कर सकते हैं, बिना रोशनी के आप लोग फोटो नहीं खींच सकते दूर तक। अब रडार जो सिस्टम होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रमुख इसके अंग क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जनरेटर लगा होता है, जैसे मैं बोला हूँ आपको, या जनरेटर लगा रहेगा या आपके पास है कोई बैटरी होगी जिससे वो अपना ऊर्जा बना सके, ठीक है। फिर से एम्पलीफायर लगा रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई रडार प्रणाली की। दूसरी हो गई डिटेक्टर लगा होता है। फिर से इसमें जो होता है प्रसार प्राप्त बटन लगा होता है, टी आर स्विच जिसे कहा जाता है। फिर से एंटेना लगा रहता है। पांचवा रिसीवर लगा रहता है। कैथोड रे ट्यूब लगा रहता है। ओसिलोस्कोप और कैमरा, ये चीज़ें रडार में लगे होते हैं, तो इसीलिए इसे एक्टिव सेंसर कहा जाता है। इतने सारे चीज़ की हो गए प्रमुख अंग, याद रखिएगा। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म के प्रकार क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जो पृथ्वी पर धरातल से ऊंचाई के आधार पर जो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म 3 बनाए गए हैं, उसके अलग अलग भाग हैं। कौन कौन से, एक होता है भू आधारित प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है वायुमंडल आधारित और तीसरा होता है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म होता है। तो यहीं पे इसकी विशेषता देख लेते हैं, कौन किस में आते हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो भू आधारित जो होता है उसमें ग्राउंड का काम होता है रिमोट सेंसिंग द्वारा। फिर से वाहन के बारे में हम पता करते हैं, टावर्स के बारे में कार्य करते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। फिर से ये भू आधारित हो गया सरफेस, यहाँ पर हम ग्राउंड के द्वारा, वाहन के द्वारा और मीनार के द्वारा काम कर लेते हैं। वायुमंडल आधारित द्वारा हम क्या करते हैं, हल्के वायुयान के द्वारा हम रिमोट सेंसिंग का यूज कर लेते हैं। फिर से भारी वायुयान के द्वारा हम जो भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, गुब्बारे के द्वारा डाटा कलेक्ट करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, एक बेस बनाते हैं, गुब्बारे में कैमरा लगा के भेज दिया, ठीक है, वायुयान में भेज दिया, हल्के वायुयान में भेज दिया, ठीक है। अब फिर से स्पेस बेस जो होता है रॉकेट के द्वारा, फिर से मानव युक्त द्वारा, फिर से मानव रहित द्वारा जो आते हैं स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, ये हो गए हैं आपके प्लेटफॉर्म के प्रकार। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्लेटफॉर्म के 3 प्रकार होते हैं, अब किस किस प्रकार में उसकी क्या क्या विशेषता है, कैसे रिमोट सेंसिंग का कार्य किया जाता है। क्लियर हो गया आपका, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है भू स्थैतिक उपग्रह। ये आप कभी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भू स्थैतिक उपग्रह बहुत बार पूछे गए। इसकी ऊंचाई जो होती है 36,000 किमी पर इसको रखा जाता है, जो भू स्थैतिक उपग्रह होते हैं, ठीक है। इसकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है, इसकी विशेषता है। इनका कोणीय वेग पृथ्वी के समान होता है, दूसरी विशेषता। कक्षा जो होता है वृत्ताकार होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति करता है, 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर ये पूरा करता है। इसका विस्तार कवरेज जो होता है, मतलब ये कितना ऊपर कितना नीचे जाता है, तो 70 अंश डिग्री नॉर्थ से, उत्तर से 70 अंश डिग्री आपका साउथ अक्षांश तक ये कवर करता है। इसी के एरिया में ये अपना कार्य करता है। एक उपग्रह पृथ्वी का एक भाग को ढक सकता है, मतलब एक जो उपग्रह है पृथ्वी के 1/2 भाग को ढक सकता है। समस्त पृथ्वी को तय करने के लिए 3 भू स्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। मतलब पूरे अगर हमें पृथ्वी का इससे काम करवाना है पृथ्वी के बारे पर, तो ये हमको 3 उपग्रह चाहिए, भू स्थैतिक उपग्रह। अब ये हो गया भू स्थैतिक, मान लो यहाँ 70 अंश नॉर्थ हो गया डिग्री हो गया, फिर से ये 70 अंश साउथ हो गया, तो इसी के बीच में ये कार्य करता है। इसकी विशेषता सारा मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें जो वर्तमान में भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किमी से अधिक दूरी पर जो 6 भू स्थैतिक उपग्रह जो पूछे गए, याद रखिएगा। इसमें आता है, आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर गोजी आता है, फिर से गोज डब्लू आता है, ये यूएसए का है। फिर से मीटियोसेट आता है 1977 में यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था द्वारा। और फिर से गोम्स आता है 1994 रूस का है। जीएमएस जापान का 1977 और इनसेट 1982 भारत का है। ये भू स्थैतिक उपग्रह की जो है उपग्रह है, उनके प्रकार है, किन 200 द्वारा छोड़ा गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सूर्य ताल, एक उपग्रह होता है।
सूर्यतालिक उपग्रह को ध्रुवों के कक्षा के जो होता है नजदीक वाले उपग्रह भी कहते हैं, ध्रुवों के करीब ये रखा जाता है इसको। सूर्यतालिक उपग्रह ठीक 10:30 बजे भूमध्य रेखा को पार करता है, ये विशेषता हो गई दूसरी। फिर से तीसरी, प्रत्येक अक्षांश रेखा को स्थानीय समय के अनुसार 2 बार पार कर सकता है ये। तो मान लीजिए एक अक्षांश है, इसको ये 2 बार पार करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से ये उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर आगे बढ़ता है, इसकी दिशा है पूर्व से फिर से ये पश्चिम की ओर जाता है। क्लियर। फिर से ये उपग्रह धरातल से 900 किमी की ऊंचाई पर वृत्ताकार ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसकी ऊंचाई क्या होती है? 900 किलोमीटर, याद रखिएगा, वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाता है। उपग्रह का कक्षा पथ भूमध्य रेखा पर साढ़े एक तरह से 98.22 डिग्री का कोण बनाता है। इसका जो पथ है ये सूर्य तुल्यकालिका 98.22 डिग्री का, देखिए इतना मैं डिटेल लाया हूँ। और अगला विशेषता इसकी है 103 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है, मतलब पृथ्वी के एक चक्कर ये 103 मिनट में लगाता है। 24 घंटे में सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के 14 बार परिक्रमा करता है, ये आपका यहाँ पर विशेषता हो गया। अब कौन कौन उपग्रह आते हैं? स्पार्ट-1 आता है, 1986 में फ्रांस द्वारा छोड़ा गया था। IIS इंडिया द्वारा IRS जिसे कहा था 1988 में, ठीक है। यूएसए का उपग्रह जो आता है नोवा आता है 1970, लैंडसेट आता है 1972, ये सूर्य तुल्यकालिक है। सीसेट जो आता है 1978 यूएसए का। टिरास जो आता है 1960 यूएसए का है। फिर से HCM आता है 1973 यूएसए का। स्काई लैब 1973 यूएसए का। अंतरिक्ष शटल इसे ये आता है, ये 1981 में यूएसए का। ये सारे के सारे किसके द्वारा छोड़े गए? सूर्य तुल्यकालिक यूएसए का। तो इसका देखो ध्रुवों के ये थी में ये ऐसे, ये पृथ्वी अपनी हो गई, ये हो गया पृथ्वी, ये चक्कर ऐसे लगाता है उत्तर से दक्षिण ऐसे, ठीक है। अभी भूस्थितिक क्या था? ये पृथ्वी थी, वो चक्कर कैसे लगाता था? वो चक्कर आपका ऐसे लगाता था, ठीक है, ऐसे अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में, ध्रुवों के परिप्रेक्ष्य में लगाता है। क्लियर हो गया सूर्य तुल्यकालिक। अब तीसरा आता है ध्रुवीय कक्षा उपग्रह पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। इसमें क्या होता है? ये ध्रुवीय कक्षा ऐसी कक्षा पथ है जो क्या होता है कि 80 अंश डिग्री से ये 100 अंश कोण पर झुका रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवीय कक्षा उपग्रह जो होता है 80 अंश कोण से 100 अंश के कोण पर झुका होता है। 90 अंश से अधिक झुकाव से अभिप्राय यह है कि उपग्रह की गति मोशन पश्चिम दिशा की होना चाहिए, मतलब ये पश्चिम दिशा की ओर इसकी गति होती है, अधिक झुकाव रहता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि 80 अंश से 100 अंश के बीच में इसका झुकाव है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा पूर्व दिशा की ओर ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, सही बात है। इसीलिए पश्चिम से पूर्व की ओर में चक्कर लगाता है, जो ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट कहता है। ये संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करने में असमर्थ होते हैं। उपग्रहों को 600 किमी से इसको हम कितने में छोड़ते हैं? 1000 किमी की ऊंचाई पर छोड़ते हैं, इसकी ऊंचाई होती है। क्लियर हो गया। अब चलिए उपग्रहों के इतिहास के विकास हुआ जो उनका जान लेते हैं। सबसे पहले कौन उपग्रह आया था, जैसे ये पूछा जाता है। तो उपग्रहों का विकास में स्पुतनिक 1 आया 1957 में यूएसएसआर द्वारा, मतलब रसिया इस समय विखंडन हो गया 1991 में, ठीक है। तो स्पुतनिक सबसे पहले यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। एक्सप्लोरर आया था पहला इसका 1958 में यूएसए द्वारा, सब टाइरस यूएसए द्वारा, ठीक है, 1960 में। अब फिर से देखिए इतने सारे सब यूएसए के द्वारा सारे कार्य किए गए हैं। IUE जो है यूएसए यूके यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा कार्य किया गया था, ठीक है। लैंडसेट जो है यूएसए द्वारा ही छोड़ा गया है। तो ये सारे हैं। तो ये स्पुतनिक याद है कि सबसे बड़ी पहले उपग्रह छोड़ा था कौन? ये यूएसएसआर ने छोड़ा था। बाकी आप याद रख सकते हैं अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो। अब हम जानेंगे भारत के सुदूर संवेदन कार्यक्रम जो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया हुआ है, इसकी शुभारंभ 1972 में हुई थी भारत सरकार द्वारा। स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉस कहा जाता है। अब ये प्रारंभ 1972 में किए गए थे रिमोट सेंसिंग भारत में। अंतरिक्ष विभाग डॉस के अंतर्गत ही भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो आता है, ठीक है। इसके तहत अब देखिए हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग जो होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग
एजेंसी NRCA एक स्वायत्त संस्था है। ये किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? डॉस के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए भारत में जो प्रारंभिक जो उपग्रह छोड़े गए थे, आर्यभट्ट जो है प्रथम उपग्रह था 1975 में 19 अप्रैल को छोड़ा गया था सोवियत संघ की सहायता से। बस इसकी विशेषता याद रखना कब छोड़ा गया। भास्कर 1 का प्रक्षेपण 7 जून 1979 में हुआ था। ठीक है। फिर से भास्कर 2 का प्रक्षेपण 20 नवंबर 1981 में रूस के इंटर कॉस्मोस रॉकेट की सहायता से छोड़ा गया था। इसके बाद से चौथा है एप्पल। ये जो है भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह है, ये 1981 में छोड़ा गया था। यूरोप अंतरिक्ष संस्था ईसा के यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। फिर से पांचवा रोहिणी क्रम, रोहिणी जो है एक तरह का उपग्रह। फिर से इसके बाद से यहाँ पर साइट आता है। साइट जो है छठवां पर प्रयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका के STS-6 टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था 1975-76 में। इससे स्टेप आता है। स्टेप जो है ये जो काम हुआ था ये 1977 और 79 के बीच में उपग्रह को छोड़ा गया था। फ्रांस और जर्मनी की सहायता से ये छोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSS तथा दूरसंचार जो होता है विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि कई विभागों को सामूहिक प्रयास का प्रतिफल इनसैट है। इनसैट का जो है भूस्थिर उपग्रह वो थे जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनसैट 1 जो 1982 को छोड़ा गया था। तो हमने इनसैट के बारे में जान लिया। इनसैट के बाद से IRS आता है। ये उपग्रह क्रम जो होता है 1988 में छोड़ा गया था। ठीक है। प्रथम सोवियत के सहयोग से ये छोड़ा गया था। तो इसके बारे में इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर से इसका दूसरी श्रृंखला 1991 में छोड़ी गई थी। ये तुल्यकालिक, ये लगभग 300 से 900 किमी की ऊंचाई पर छोड़ी जाती है। ये जो IRS है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। ठीक है। अब भारत के प्रक्षेपण यान जो है जैसे कि उपग्रह जिससे छोड़े जाते हैं, जैसे कि आपका SLV-3 हो गया 1980 में छोड़ा गया, इसको बनाया गया था। आवर्धन उपग्रह प्रक्षेपण यान हो गया ASLV हो गया, ये 1992 में बनाया गया था। फिर से आपका तो PSLV हो गया, ये 1996 में इसको लॉन्च किया गया था। इतना इसके बारे में सन याद रखिए, सीक्वेंस कई बार पूछा गया। फिर से भूस्थितिक उपग्रह GSLV हो गया, भूतुल्यकालिक जो होता है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र तथा इकाइयां इंडियन स्पेस सेंटर एंड यूनिट्स जो होता है, जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये केंद्र इसका स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र ISAC कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर से सहार केंद्र कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया डिजिटल इमेज प्रकरण, ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है। तो जो भी हम इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से किसी भी इमेज का विश्लेषण या तथा परिचालन। ठीक है। ये इसकी सिंपल सा जानकारी हो गया। अब इमेज के लाभ क्या होते हैं जो डिजिटल होते हैं, जैसे डिजिटल कोई फोटो खींचते उसका लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ होता है इसमें उच्च रेडियोमेट्रिक विशेषताएं होती हैं, मतलब और क्लियरिटी इसमें दिखाई देता है। ठीक है। ज़्यादा आप चीज़ों को देख सकते हो अच्छे से गहराई तक। इसमें आंकड़ों को संचारित, एकत्रित और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है डिजिटल में, ये आपको विशेषता पता होनी चाहिए। इमेज निर्मित आंकड़ों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। फिर से तीसरी विशेषता, डिजिटल इमेज में प्रयुक्त आंकड़े पुराने नहीं होते, इनके द्वारा किसी भी समय इमेज निर्मित की जा सकती है, क्योंकि ये डिजिटल रूप में होता है। जैसे फोटो खींचो मोबाइल में ना, जैसे था वैसे ही रहेगा सालों साल। सादा वाला में क्या होता है, रील में होता था तो रील खराब हो जाता था। ठीक है। तो ये डिजिटल इमेज की विशेषताएं तीनों याद रखिएगा, पूछा गया। अब देखिए टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ, ये भी पूछा गया है। इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है। मापनी, झुकाव, क्षेत्र विस्तार, फिल्मी स्पेक्ट्रम, क्षेत्र विस्तार इत्यादि के आधार पर 5 प्रकार इसके हैं, ये पूछा गया। मापनी के आधार पर देखिए बृहत मापनी पर निर्मित फोटोचित्र, इसका रेंज है एक संबंध 5,000 से आपका 20,000 तक। मध्यम मापनी पर एक संबंध 20,000 से 50,000 तक। लघु मापनी पर जो फोटोचित्र बनाता है एक संबंध 50,000 से अधिक मापनी उसकी होती है। तो देखो जितना मापनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, मतलब
50,000 की अगर मापनी है, सबसे लघु है, इस पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। बृहत मापनी है, ये 5,000 इसकी मापनी है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी छोटे भूभाग के एरिया को हम बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है, उल्टा कार्य करता है। ठीक है। अब झुकाव के आधार पर जो 3 प्रकार के होते हैं, झुकाव के आधार पर ऊर्ध्वाधर हो गया, तिर्यक हो गया और ट्रेस्टियल हो गया। विशेषता क्या है इसमें, ऊर्ध्वाधर का झुकाव देखिए और फिर से तिर्यक का 2 भागों में बांटा गया, अल्प कोण, उच्च कोण। तो कोणीय झुकाव के आधार पर 3 अंश से कम झुकाव होता है डिग्री, और अल्प कोण में तिर्यक का जो होता है, इसका क्षितिज जो होता है 60 अंश डिग्री जो होता है तल से झुकाव होता है। उच्च कोण में ये जो होता है क्षितिज तल, इसका झुकाव 20 से 30 अंश जो होता है डिग्री के बीच में होता है। विस्तार में ये न्यूनतम होता है या कम होता है या अत्यधिक होता है, मतलब यह तिर्यक का ही 2 प्रकार का इसकी विशेषता है। क्षेत्र में आयताकार ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये क्या होता है विषम चतुर्भुजाकार होता है, ये विषम बृहत चतुर्भुजाकार। मापनी के अनुसार क्या होता है, ऊर्ध्वाधर समान होता है समतल तल पर, और ये अल्प कोण में तिर्यक क्या होता है, ये अशुद्ध होता जाता है जितना इसका रूप बढ़ता जाता है पृष्ठभाग का, इसमें अशुद्धता और अधिक हो जाती है। मानचित्र के साथ तुलना में अंतर ये न्यूनतम होता है, अगर तुलना करोगे तो अंतर इसमें कम से कम होता है, इसमें अत्यधिक होता है। तो ये इसकी विशेषता उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लाभ के अनुसार ये मानचित्र में सरल होता है, ये याद रख सकते हो ऊर्ध्वाधर में। ये आंशिक रूप से सरल होता है, आर्थिक रूप समझाने के लिए उपयुक्त होता है जो अधिक कोण वाला होता है तिर्यक। बस इसकी ये विशेषता हो गई, 2 का हो गया विशेषता। तीसरा जान लेते हैं, जो धरातली फोटोचित्र है, हॉरिजॉन्टल फॉर टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी एग्जाम में पूछा गया था। मतलब जो अंतर्गत होता है धरातल के, उसके बारे में हम जो करते हैं वानिकी के अंतर्गत, इसके बारे में जो परिक्षेत्रिकाएं लेयर दर लेयर बनाते हैं, उसके अध्ययन के लिए हम टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ का यूज करते हैं। कैमरा इकाई के आधार पर इसका प्रकार देख लेते हैं। अभिसारी फोटोचित्र क्या होता है, कन्वर्जेंट फोटोग्राफ। इसमें एक प्रकार का एक ही समय व एक ही मशीन में अलग अलग कैमरों के द्वारा फोटोचित्र 2 लिए जाते हैं, 2 फोटोचित्र लिए जाते हैं। इसमें त्रिपटी क्या होता है, इसमें क्या हम करते हैं, इसमें 3 कैमरे एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इसे त्रिपटी फोटोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। अब कोणीय विस्तार के आधार पर इसमें बता रहा है कि कोई भी कैमरा हम यूज करते हैं तो उसमें कितना एंगल का झुकाव है और उससे लेंस और निगेटिव क्षेत्र में कितना संबंध है, इसके बारे में पता किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, संकीर्ण कोण, सामान्य कोण और बृहद कोण। संकीर्ण कोण 50 अंश डिग्री से कम होते हैं, सामान्य जो कोण होता है 60 इसका डिग्री विस्तार होता है, और बृहद कोण जो होते हैं 90 अंश डिग्री तक होते हैं। तो और इसमें जो होता है कोणीय के आधार पर अति बृहद कोण जो होता है, इसका चौथा प्रकार, इसका जो कोणीय जो विस्तार होता है 120 अंश जो होता है डिग्री तक होता है। फिल्म के आधार पर हम जो बांटते हैं, ये 5वां इसका प्रकार है। तो 5वां में फिल्म के आधार पर हम जो प्रयोग करते हैं प्रकार हैं 5वां के, जैसे कि श्याम एवं श्वेत पक्रोमेट्रिक फोटोग्राफ, फिर से श्याम एवं श्वेत अवरक्त फोटोग्राफी, रंगीन फोटोग्राफी, रंगीन अवरक्त आभासी रंगीन फोटोग्राफी। तो ये हो गए फिल्म के आधार पर। टोटल एरियल फोटोग्राफ में हमने कितना पढ़ा, 5 प्रकार। एक झुकाव के आधार पर पढ़ा है, एक जो है हमने पढ़ा है मापनी के आधार पर। तो मापनी के आधार पर पहला हो गया एरियल फोटोग्राफ, दूसरा हो गया ये 3 भागों में हमने बांटा था, दूसरा झुकाव के अनुसार, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। तीसरा कैमरा के अनुसार, ये 2 भाग हो गया था कैमरा के अनुसार। और चौथा जो है आपका कोणीय विस्तार के आधार पर, और 5वां जो है फिल्म के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा था। फिल्म के आधार पर 5वां को हमने 4 भागों में बांटा था। तो ये इसका संक्षेप में हो गया एरियल फोटोग्राफ का जो है प्रकार और इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। अब देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। ये एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कई बार, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसको 1960 में प्रारंभ किया गया था। इसमें आंकड़ों के जो स्रोत और स्वरूप लिए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, जैसे वास्तविक आंकड़े रियल डाटा लिया जाता है इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली में, कैप्चर्ड डाटा लिया जाता है, इसमें इंटरप्रेटेड डाटा भी लिया जाता है और इनकोडेड डाटा भी लिया जाता है। तो ये भौगोलिक सूचना प्रणाली के आंकड़े के स्रोत हो गए 4। ये 1960 में इसको शुरू किया गया था। भौगोलिक सूचना प्रणाली में एलिमेंट और कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इसके जो
जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसके निम्न तत्व होते हैं, पर प्रमुख तत्व होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लाइफवेयर, इसे मानों को लिया जाता है, और ढांचागत संगठन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें आप लोग पांचों इसका मुख्य इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, फिर से आपका जो UP असिस्टेंट प्रोफेसर में, UGC नेट में, ये बार बार इसके कंपोनेंट पूछे जाते हैं GIS के। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा। इनपुट डाटा में स्कैनर आता है यहाँ पर, फिर से टैप ड्राइवर आता है, CD, कीबोर्ड, ग्राफिक, मॉनिटर। आउटपुट में प्लॉटर आता है, प्रिंटर आता है, इनपुट मॉडल्स आता है, एडिटिंग, MRP, मैनिपुलेशन, एनालिसिस, मॉडल जिसे कहा जाता है, मॉडलिंग कैपेबिलिटी। ये सारे क्या है, ये आउटपुट डाटा है। अब देखिए डाटा जब हम पढ़ते हैं तो स्पेशियल डाटा पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट डाटा, रिमोट सेंसिंग डाटा, ग्लोबल डाटाबेस, इसको पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए एट्रीब्यूट डाटा को हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। अब GIS में ज्योग्राफिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा मॉडल एंड स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो वर्गों में बांटा जाता है उपयोग होने वाली सूचनाओं के आधार पर। तो धरातली सूचना होती है, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन होता है, एट्रीब्यूट डाटा होता है जो आपको बताया हूँ। तो अधरातली सूचना जिसे लाक्षणिक आंकड़े, नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन कहा जाता है, इसे एट्रीब्यूट डाटा भी कहा जाता है। तो धरातली सूचनाओं के आधार पर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें धरातली सूचनाओं हम क्या करते हैं, वस्तु कहाँ स्थित है, एक बसाव स्थिति का दूसरे बसाव स्थिति में क्या संबंध है, धरातली इकाइयाँ एवं धरातली संबंधों में अंतर क्या है, आकृति तथा संरचना का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, अलग अलग घटनाओं के मध्य संबंध, ये सारे हम धरातली सूचनाओं में काम करते हैं। तीन संकल्पना इसमें, आंकड़ों की पहचान करना, उनकी लाक्षणिक विशेषताओं को दर्शाना, इससे फिर से उनके एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, ये तीनों इसकी संकल्पना है। एक तरह से कह लीजिए इसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट याद रखिएगा। धरातली मॉडल जो होते हैं इसको देख लेते हैं आप। एक जो कार्टोग्राफिकल मानचित्र मॉडल होता है, अब भू संबंधनात्मक मॉडल होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कार्टोग्राफिकल मानचित्र मॉडल में रास्टर डाटा आता है। ठीक है, पहला इसको विशेषता जान लो। इसमें दो विधियां होती है, पहला चार खानेदार कणकार विधि होता है, इसमें ग्रिड सेल जो होता है चार खानेदार होता है ऐसे करके। ठीक है, दूसरा होता है चतुर्थ वृक्षीय बहुखानेदार। तो बहुत खानेदार मतलब 1 2 3, ये 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये रास्टर डाटा, रास्टर डाटा कैमरा में जो पिक्सल लगा होता है ना, वही रास्टर डाटा है। ठीक है, और क्षमताओं में क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्षमता में आंकड़ों का रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, परतों का संचालन, अतिव्यापन, नई परतों का निर्माण। ठीक है, तो हमको ये हो गया, चार इसकी क्षमताएं होती है। अब इसका जो होता है रास्टर का उपयोग किस में होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रदर्शित किया जाता है वो रास्टर प्रदर्शन होता है, जो हम कंप्यूटर पर भी हम पढ़ा रहे हैं रास्टर डाटा के माध्यम से। डिजिटल कैमरा रास्टर का ही उपयोग करता है। वेबसाइट पर जो बिंब दिखाए जाते हैं जो सब रास्टर प्रदर्शन द्वारा ही किया जाता है। स्कैनर द्वारा जो बिंब होते हैं वो भी इसी का उपयोग होता है। फैक्स भी रास्टर के द्वारा होता है। सुदूर संवेदन प्रतिबिंब जो बनाए जाते हैं रास्टर के द्वारा। अर्थात रास्टर एक डिजिटल फोटोग्राफी है। इस फोटो में जो भी पिक्सल दिखाई दे रहा है, जितना ज़्यादा पिक्सल उतना अच्छा फोटो आता है, यही रास्टर की विशेषता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका सस्ता होता है। तो देखो ये यहाँ पर ये ग्रिड हो गए, ये सेल जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ये क्या है, रास्टर ग्रिड है, रास्टर डाटा। ठीक है, इस पर हम फोटो खींच कर दिखा रहे हैं। इस ग्रिड में सारे डाटा को फोटो के माध्यम, मतलब एक फोटो में जितने ग्रिड होते हैं ये यहाँ पर। अब देखो भू संबंधात्मक जो मॉडल होता है इसमें आता है विक्टर मॉडल। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ इसको किस मॉडल के अंतर्गत पढ़ा था, रास्टर को कार्टो जो ग्राफिक मानचित्र मॉडल है इसके अंतर्गत। भू संबंधनात्मक मतलब धरातल के बारे में कोई चित्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो विक्टर मॉडल बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी धरातल की लाक्षणिक विशेषता बिंदु, रेखा और बहुभुज द्वारा हम क्या करते हैं, तत्वों से दर्शाते हैं, इसी संबंधित ही होता है। तो इसकी विशेषता बिंदु और रेखा बहुभुज का इसमें उपयोग होता है। उदाहरण के लिए नगर, ग्राम, घर का बसा की स्थिति को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ परिमाण ग्राफ लिया, इसमें बिंदु से हम दिखा देते हैं।
इसी प्रकार रेखीय आकृति में से नदी को दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया, सड़क को, ठीक है। नाम, दिशा, जल निस्तारण, ट्रैफिक प्रवाह आदि को दर्शाता है। भूमि उपयोग श्रेणी मिट्टियों के प्रकार, शैल इकाइयाँ, भू आकृति की इकाइयाँ इत्यादि। कोई भी बहुभुजाकार आकृति किसी भी धरातल तत्व के उपयोग में प्रकार और वितरण और प्रतिरूप को दिखाता है। जैसे कितने प्रकार, जैसे नदी जा रही है किसी बिंदु का, मतलब ये कोई घर है इसको दिखा रहा है, ठीक है। मतलब किसी पेपर पर एक बिंदु के द्वारा किसी घर को दिखा सकते हैं। नदी को या सड़क को हम कैसे दिखा सकते हैं? एक रेखा के माध्यम से। अब ये रास्टर और वेक्टर में थोड़ा जान लेते हैं अंतर। जैसे रास्टर आंकड़ा एक सरल सिंपल डाटा होता है, वहीं ये जटिल होता है क्या? वेक्टर। रास्टर मुख्य रूप से बसाव एवं स्थिति पर केंद्रित होता है, लोकेशन पर, ठीक है। अब वेक्टर भौगोलिक आकृति, मतलब मान लो कोई भौगोलिक आकृति घर दे दिया, उस पर होता है। रास्टर आधारित जीआईएस में उपग्रहों सूचनाओं को सरलतापूर्वक कंप्यूटर में डाला जा सकता है क्योंकि डिजिटल होता है। वेक्टर मॉडल में उपग्रह से उपलब्ध आंकड़ों को सरलता से कंप्यूटर में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। अब फिर से इसमें रास्टर मॉडल शुद्धता को कम करता है, वहीं पे वेक्टर मॉडल अधिक शुद्धता किसी आकृति का बनाता है, बहुत क्लियरिटी होता है, ठीक है। रास्टर मॉडल आकृति एवं धरातल के मध्य जो दर्शाया जाता है, उदाहरण के लिए उच्चावच के साथ मिट्टियों का इसमें दर्शा सकते हैं हम फोटो खींच के। वेक्टर मॉडल में किसी वस्तु आकृति की सीमाओं को अति शुद्धता के साथ दर्शाया जाता है। ये याद, मतलब ये शुद्ध होता ज़्यादा वेक्टर, रास्टर कम शुद्ध होता। रास्टर मॉडल बसाव की स्थिति को कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली में प्रदर्शित करता है, वहीं वेक्टर मॉडल में बसाव की स्थितियां एक्स वाई निर्देशांक प्रणाली की सहायता से होता है। कार्टेशियन क्या होता है? देखो, कार्टेशियन मतलब एक हो गया, दो हो गया, कई सारे पिक्सल होते हैं ना, इसके द्वारा इसको। आइए क्या होता है, एक्स वाई रेखा बना दिए, ये यहाँ पर हो गया, ये वाई रेखा हो गया, ऐसे करके वाई एक्स रेखा पर देखो, यहाँ पर जैसे चित्र में भी आपको दिखाया हूँ, ये हो गया ना। तो एक एक्स वाई रेखा बना के हम क्या करते हैं, वेक्टर को प्रदर्शित कर देते हैं। अब रास्टर मॉडल आंकड़ों को पंक्ति एवं कॉलम में संग्रह किया जाता है, लेकिन ये टोपोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इसमें टोपोलॉजिकल प्रक्रिया वेक्टर में अपनाई जाती है। इसमें प्रत्येक तत्व एक लक्ष्य ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित होता है, इसमें नहीं होता। इसमें जैसे क्या होता है, बिंदु के द्वारा किसी घर को दिखा दिया, रेखा के द्वारा किसी परिवहन को दिखा दिया, तो अधिक शुद्धता होता है इसमें। अब देखिए एट्रीब्यूट जो होता है, लाक्षणिक आंकड़े क्या होते हैं, इसकी थोड़ी विशेषता जान लेते हैं। क्या है कि एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है कि मान लो एक पेड़ है, तो हमने क्या किया, कॉलम बनाया, इसमें एक लिखा। 10 पेड़ है तो हमने कॉलम बनाया, एक्सेल शीट देखो ना, उसमें 10 लिखा। तो ये एट्रीब्यूट डाटा, किसी वास्तविक चीज़ को हम एक डाटा के रूप में लेकर कंप्यूटर में जब भर देते हैं, तालिका में प्रविष्ट करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट डाटा करते हैं। क्लियर हो गया ना। अब एट्रीब्यूट जो डाटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेजरमेंट स्केल, तो मापक के आधार पर और डाटा के आधार पर होता है। ये गलत लिखा गया, ठीक है। आंकड़ों के प्रकार के आधार पर पहले हम क्या आता है, टेक्स्ट आएगा, मेथड आएगा, नंबर आएगा। मापक के आधार पर यह नॉमिक होता है, जैसे मिट्टियों के प्रकार कितने हैं। वर्गीकृत होता है, जैसे मिट्टियों में अपर्दन के प्रकार, अत्यधिक, मध्यम में न्यूनतम अपर्दन हुए। अंतराल जैसे वर्षा का वितरण 10 सेमी, 50, 100, 200 सेमी। अनुपातिक रेशियो जैसे जनसंख्या घनत्व के आंकड़े होते हैं। यदि घनत्व शून्य है तो इसका मतलब निरपेक्ष मान शून्य ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मापक के आधार पर, मापक के आधार पर इसकी विशेषता हो गई एट्रीब्यूट डाटा की। अब देखिए अंकीय उच्चता मॉडल आता है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है। इसमें हम निरंतर अंकीय प्रदर्शन के रूप में भिन्न भिन्न स्थलाकृति उसको प्रदर्शन के रूप में इसका उपयोग करता है। रेखीय लाइनियर मॉडल, त्रिभुजीकृत असमान जाल, ट्रिंगुलेट इनरेगुलर नेटवर्क आता है, ग्रिड जाल, ग्रिड नेटवर्क आ जाता है। तो रेखीय जाल को हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ये आप लोग जानिए कि रेखीय मॉडल में हम समोच्च रेखाओं द्वारा किसी भी भूभाग की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहला हो गया एक्स वाई रेखा के द्वारा ऊंचाई को। अब ट्रिंगुलेट जो इरेगुलर नेटवर्क जिसे टीन कहा जाता है, टीन के रूप में इसे बोला जाता है, ये प्यूकेर और इटेल के द्वारा 1978 में डिजाइन किया गया था। साथ साथ में ये असतत जो डाटा होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। मान लो यहाँ पर किसी और प्रकार की नदी, यहाँ पर किसी और प्रकार की, यहाँ पर किसी, तो सबको हम मिला देते हैं इसमें, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है।
ठीक है। इस पहाड़ पर एक नदी की स्थिति कुछ ही और तरीके से बह रही है, इस पहाड़ पर किसी और तरीके से, इस धीरे धीरे नीचे आ रही है, किसी और तरीके से बहते जा रही है। असर डाटा जो बहुत सारे हैं उसको हम जब एक लाइन में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मिला देंगे तो एक कंकाल के रूप में दिखाई देने लगता है। एक रिवर का है, एक पहाड़ पर बह रही है, ढलानों पर बह रही है, समतल मैदानों पर बह रही है। तो सारे डाटा को जब इकट्ठा करके ग्राफ पर मिलाया तो इससे कंकाल के रूप में स्थलाकृति तैयार होकर फोटो चित्र की आई। इसे हम जो है त्रिभुजकृत जाल कहते हैं। अब तीन जो संरचना, इसके लाभ क्या होते हैं, जैसे इसे हम क्या कह सकते हैं, कंकाल संरचना के लाभ क्या हो सकते हैं। एक सफल संरचना, क्योंकि किस अवस्था से गुजर रही है नदी, उसकी अवस्थाएं कितनी है, ऊंचाई से, समतल से, ढलान से, तो उसको मिलाने पर एक स्ट्रक्चर के रूप में ऊंचाई से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नदी जा रही है, कितनी कटान हुई, पूरा एकदम क्लियरिटी दिखाई, इसीलिए सफल संरचना दिखाई देता है। साथ ही स्थानीय भूभाग की दशाओं की आवश्यकता के अनुसार त्रिभुजों की आकृति हम आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब वहाँ पर कितना झुकाव है, कितना उत्थान है, कितना समतल है, तो हर स्थलाकृति का जो रूप तैयार होगा अलग अलग हो सकता है। अब तीसरा है ग्रिड वर्ग संरचना, इसको हम जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप देखना, ये देखो एक कंकाल जैसा है, लेकिन इसमें क्या है, कई सारे सेल हो गए अब छोटे छोटे सेल के रूप में। तो देखो जहाँ ज़्यादा कटी फिटी है, यहाँ जगह देखो ढलान ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेल एकदम घनत्व में गाढ़ा हो गया, बहुत छोटे छोटे सेल हो गया। जहाँ पर थोड़ा समतल है, देखो ये समतल भूभाग है, तो यहाँ पर सेल एकदम समान है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोलता है कि इस विधि में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा कटे फूटे वाले चीज़ों पर हम क्या करते हैं, सेल की जो संख्या बढ़ा देते हैं, कम कटे पीटे वाले जगह पर समतल पर सेल की संख्या कम होती है। सेल वही रास्टर डाटा में पिक्सल का कई भाग होता है, जुड़ जाता है सेल, एक सेल दो सेल मिलकर एक पिक्सल तैयार हो जाता है। देखो इस विधि का लाभ क्या है, इसमें क्या आंकड़ों का संग्रह अति सरल होता है। दूसरा, इसका द्वारा डैम से कई प्रकलन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे ये सरल क्यों होता है, अब देखो सरल इसीलिए होता है क्योंकि एक सेल के रूप में मान लो ज़्यादा कटा फीटा है, ज़्यादा गहरा है तो ज़्यादा डेंस बना दिया, जैसे करिया कर दिया। कम कटा पीटा है तो थोड़ा कम डेंस किया, उससे कम समतल है तो थोड़ा दूर दूर सेल बना दिया। जैसे यहाँ पर देख लो ये सेल एकदम ठीक है दूर दूर। तो इससे क्या होता है कि इस आकृति में कटा पीटा ऊंचाई ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो एक तरह से ये देखा जाए, जब सेल का प्रयोग होने लगता है कई सारे खंडों का, तो हम क्या इसको कहते हैं, रास्टर डाटा कहते हैं। इसमें सबसे सरल इनको तीन विधियां थी। क्लियर हो गया आपका ये भी। अब आता है जीपीएस से। देखिए जितना भी मैं एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे सिलेबस में आप लोग देख लेना, सारे मिलेगा जाएगा। अब जीपीएस का फुल फॉर्म पहले जान लो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये पूछा गया है। विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली, ये आपको याद रखना है, ये इसके हिंदी जो इसका फुल फॉर्म है ये पूछा गया। अब ये क्या होता है, इसकी विशेषता नौ संचालन में इसका प्रयोग होता है। दूरी विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली है ये, किसी भी चीज़ को दूर से किसी स्थिति का, जैसे हम देख रहे हो आजकल हमको ट्रैफिक लगा कि नहीं पहले ही जान ले देते हैं रोड पर जाते हुए, तो ये सब जीपीएस का ही कमाल है। अगर संक्षिप्त में देखा जाते हैं, नवास्टर जीपीएस भी इसे कहते हैं, सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा इसको विकसित किया गया था। देखो इसमें नवास्टर जीपीएस होता है, ज्योतिष भूगोल सर्वेक्षण धरातली विश्लेषणों के क्षेत्र में विद्यमान है तकनीक, ये विकसित की गई है। ये विद्यमान है, उद्यमान नहीं है, विद्यमान है, ठीक है। अब साथ ही जीपीएस देखो निरपेक्ष निश्चेष्ट प्रणाली, पैसिव सिस्टम, रेडियो नौ संचालन प्रणाली पर आधारित है। शुद्ध त्रिबिंदु संदर्भ स्थिति, 3 डायमेंशन पोजीशन तथा समय सूचना प्रदान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना, 3 डायमेंशन इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब तो और अपडेट हो गया इसका, अब देखे होंगे मोबाइल का यूज करते समय, इसका और थोड़ा देख लेते हैं विशेषता जो है एक जगह पर। इससे कक्षक ऊंचाई होती है जीपीएस की जो होती है यहाँ पर 20,200 किमी, ये पूछा गया, याद रखिएगा। समय जो होता है इसका 12 घंटे का होता है। फ्रिक्वेंसी इसका जो होता है 1575 मेगाहर्ट पर होता है। नौ संचालन आंकड़े जो होते हैं मेगाहर्ट का, नौ संचालन में जब उपयोग होता है ये 12-28 मेगाहर्ट पर उपलब्धता निरंतर होती है। शुद्धता इसका यहाँ पर 15 नहीं होगा, 15 मीटर तक होता है। ये पीक कोड नासा द्वारा जो छोड़ा गया था जीपीएस। उपग्रह समूह 31 से 24 के बीच में होता है, इसका उपग्रह समूह होता है। ज्यामिति
पुनरावृत्तिक रिपीटिंग होता है, बार बार रिपीट करता है। उपग्रही घड़ी जो होता है रुबिडियम कैल्शियम इसकी उपग्रही घड़ी होती है। तो इसकी एक ओवरऑल विशेषता हो गई, इसमें ऊंचाई याद रखना, समय याद रखना, जो उपग्रह समूह होता है 21 से 24 के बीच में होता है ये याद रखना पूछा गया। शुद्धता या 15 मीटर तक होती है, अब जूम करना। अब जीपीएस रिसीवर का प्रमुख अंग क्या है, इसमें एंटीना होता है, रेडियो आवृत्ति अनुभाग होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो दो यहाँ पर होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आपका नौ संचालन के लिए सूक्ष्म संसाधक होता है, माइक्रो प्रोसेसर फॉर नेविगेशन सॉल्यूशन। परिशुद्ध प्रलोक होता है, प्रदोलक होता है, माफ कीजिएगा प्रदोलक। फिर से विद्युत पूर्ति इकाई होती है, पावर सप्लाई यूनिट होता है। स्मरण एवं आंकड़ा संग्रह होता है, उपयोगकर्ता अंतरा पृष्ठ आदेश एवं प्रसारण चैनल। अब बेसिन का रेखीय पहलू यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा जीपीएस खत्म हो गया जो इम्पोर्टेंट था। अब सरिताओं के संगम में मिलन बिंदु को नोड कहते हैं, मतलब जहाँ सरिताएं आके मिलती है उसी को हम नोड कहते हैं। नोड आपको पढ़ाया हूँ, ट्रांसपोर्ट वाला जब मॉडल पढ़ा रहा था तो वहीं पढ़ाया था, ठीक है। इस तरह दो नोड को मिलाने वाली सरिता मार्ग को हम सरिता खंड, मतलब दो नोड जब मिल जाते हैं, जैसे एक नोड यहाँ पर दूसरा नोड आपस में मिल गया तो इसे हम सरिता खंड कहते हैं। ओवरऑल इसे सरिता खंड ये कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अपवाह बेसिन के अपवाह जाल के रैखिक पहलू को आकारमितीय अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु पर विचार किया गया। सरिता श्रेणी, सरिता संख्या, द्विशाखन अनुपात, सरिता लंबाई, सरिता लंबाई अनुपात, ये सब धरातली प्रवाह की लंबाई, वक्रता सूचकांक, मियांडर के गुण, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सरिता श्रेणी पहले जान लेते हैं। अब देखो कोई भी सरिता है किसी सरिता की सहायता करती है तो उसकी एक अपनी अस्तित्व होता है, उसी को अस्तित्व का जो उसकी मान है स्ट्रीम ऑर्डरिंग कहा जाता है, ठीक है। अब इसको लिए कई लोग आए इंपॉर्टेंट विद्वान, इसमें हम जो पढ़ेंगे जैसे 1914 में ग्रेवेलियस ने, हार्टन 1945, स्टालर, ये सारे लोगों को देख लीजिए आप लोग, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया वही हम लोग पढ़े हैं। इसमें हार्टन, स्टालर और श्रीव को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हार्टन के पीठ में हम पढ़ते हैं जब सरिता श्रेणीकरण में, सरिता श्रेणीकरण क्या है कि कई दो नदियां मिली शाखा बना, ठीक है। फिर से दो नदियां मिली तो तीन शाखा बना, इसी सरिता श्रेणी स्ट्रीमिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो हार्टन विधि में जो स्वयं किसी सरिता की तो सहायक होती है परंतु उनकी कोई सहायक सरिता नहीं होती, वो प्रथम श्रेणी। मतलब क्या है कि फिगर में देखो, फिगर से समझ जाओगे, देखो ये एक, ठीक है, ये सरिता श्रेणी से कहा जाता है। इनकी कोई सहायक नदियां नहीं होती हैं। जब दो प्रथम श्रेणी की सहायक सरिताएं मिलती हैं तो उनके संगम से नीचे की ओर द्वितीय श्रेणी का निर्माण होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर फिगर भी देखते जाओ, ठीक है। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, मिली तो इससे दो का निर्माण हुआ। इन दो प्रथम श्रेणी सरिताओं से जो सबसे लंबी होती है नदी, सबसे लंबी जो होती है वो द्वितीय श्रेणी की सरिता के उद्गम को प्रसारित कर देती है। जैसे इसमें क्या है कि इस विधि में कह रहे हैं कि ये एक हो गई, ये दो हो, मतलब एक श्रेणी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसमें सबसे लंबी नदी मान लो ये है, इसी को हम दो बोलेंगे। दोनों मिलके तो दो बना रहे, लेकिन ये दोनों मिलेंगी तो दो बनेंगे, लेकिन सबसे लंबी जो इसमें नदी रहेगी उसी को हम दो मानते हैं, यहाँ पर साफ बोल दिए। जब द्वितीय श्रेणी की दो सरिताएं आपस में मिलती हैं तो तृतीय श्रेणी का अभिभराव होता है। ऐसे एक क्रम चलते हैं, इसका अंकन करना बहुत कठिन होता है, बार बार परिवर्तन हो रहा है इकाई में कि एक एक मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो नदी है ये दो कहलाएगी। तो इसके अनुसार क्या किया जाए कि एक एक नदी मिला, इसमें सबसे बड़ी तो इसे दो कहा। अब दो नदी मिला, इसमें सबसे बड़ी नदी तो इसे तीन कहा। ये यहाँ पर इनकी विधि का ये रूल है, हार्टन विधि हो गया, क्लियर। अब इसके बाद से इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आते हैं। स्टालर के सरिता खंड 1952 और 64 में आया था। तो इन्होंने क्या किया, हार्टन की विधि में दुर्वृत्ता मतलब जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने कई खंडों में विभक्त किया। ये बोलते हैं क्या, जो किसी बिना सहायता की वाली सरिताएं वो प्रथम श्रेणी की सरिता होती है। मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, प्रथम श्रेणी हो गई, इन्होंने बोल दिया। जब प्रथम श्रेणी की दो सरिताएं आपस में मिलती है तो उनके साथ जो संगम होता है उसे हम द्वितीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। मतलब एक एक मिली आके यहाँ पर ये दूसरा हो गया, उसे दूसरा संख्या प्रदान की जाती है। जहां पर द्वितीय श्रेणी की दो सरिताएं खंड मिलते होते तीसरे, मतलब दो संख्या ये और ये यहाँ के मिल गई तो इसे तीसरी श्रेणी। तो ये हो गया स्टालर विधि, क्लियर।
तो क्या था कि श्रीव कहते थे कि स्टालर का 1966 में इन्होंने दोष को दूर करने के लिए ये कहते थे कि ये क्या कहते हैं, स्टालर की दो श्रेणी की सरिता आई और एक एक करके यहाँ पर मिली तो दो कहा गया, तो ये दोनों समानांतर है तो इससे दो कहा गया। अब ये कहते हैं कि इसमें मान लो एक छोटी एक बड़ी आ गई, जैसे कि इसके पहले हम हार्टन की पढ़े हैं, तो उसमें सबसे बड़ी को हमने दो कहा, तो इसी को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी विधि लाया था। ये बोलते हैं कि अगर सरिताएं छोटी बड़ी हो गई तो उसके क्या संख्या दोगे। इस कमी को दूर करने के लिए श्री ने 1966 में सरिता जाल के कई कड़ियों में विभक्त करने का सुझाव दिया। श्रेणी आर्डर के स्थान पर इन्होंने श्री ने क्या किया, परिमाण मैग्नीट्यूड शब्द का प्रयोग किया। ये याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। ये बोलते हैं कि ये परिमाण की एक एक नदियाँ मिली तो दो हुआ। अब इस दो में कोई एक नदी आकर और मिल गई आगे चल के, यहाँ पर मान लो इसे हम तीन कह देंगे। अब फिर से यहाँ पर एक और मिल गए थे तीन, एक शाखा ये एक शाखा ये एक शाखा ये, इसे हम क्या कह देंगे, छह कह देंगे। ये कहते हैं श्री महोदय। क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। अब द्विशाखन अनुपात देख लेते हैं, ये भी पूछा गया। सरिता की श्रेणी खंड की संख्या है और उसमें सबसे उच्च श्रेणी है संख्याओं का अनुपात में, तो द्विशाखन अनुपात आर बी बराबर होता है एन यू बटे एन यू प्लस आपका हो गया 1। तो यहाँ पर देखो यू श्रेणी आर्डर हो गया, यहाँ पर एन यू का मतलब होता है किसी निश्चित श्रेणी की सरिता खंड की संख्या हो गई यहाँ पर। अब द्विशाखन अनुपात पर अपवाह बेसिन की धरातली बनावट और जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। मान लो कोई नदी बह रही है तो उसमें जो धरातली बनावट उसका तो पड़ेगा ही, और जलवायु का प्रभाव पड़ता है। समान शैल समान जलवायु विकास की समान अवस्था है तो द्विशाखन अनुपात जो है स्थिर रहता है। अगर इसमें परिवर्तन है तो ये स्थिर नहीं रहता है, मतलब समान शैल में परिवर्तन है, समान जलवायु में परिवर्तन है तो ये स्थिर नहीं रहता है। यदि किसी भी अपवाह बेसिन में द्विशाखन अनुपात किस संबंध 5 के बीच में होता तो ये आदर्श सरिता क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो ये सरिता श्रेणी हो गया, नदियों की संख्या 1 2 3 ये 4 5 दे रखा है। सरिता खंडों की संख्या, ठीक है, ये 110 28 ये खंड कितने हैं, ठीक है। प्रथम नंबर सरिता में 110, दूसरी में 28 खंडों की सरिता की संख्या है, फिर से चौथी में 3 और पांचवा में 1। अब द्विशाखन अनुपात क्या होता है, ये कैसे निकला, तो देखो यहाँ पर 110 में क्या है 3 कैसे आया 28 का 110 बटे 28 कह दो, ठीक है, भाग दो। फिर से 28 में 7 का भाग दे दो, 7 में 3 का भाग दो, 3 में 1 का भाग देखो तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपको क्या यहाँ पर देखना 3 से 5 के बीच में इसका जो है द्विशाखन अनुपात जो होता है, देखो हमेशा क्या होता है आदर्श सरिता क्रम को बताता है। तो यही से निकलता है, निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब सरिता आवृत्ति क्या होता है, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रति इकाई क्षेत्र में सरिता खंडों या सरिता की संख्याओं को सरिता आवृत्ति या अपवाह आवृत्ति कहते हैं। मतलब प्रति किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है, सरिता की संख्या कितनी है, मतलब एक मान लो प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा, इसमें मान लो 10, ठीक है, तो ये 10 संख्या को हम क्या कहते हैं, ये सरिता फ्रीक्वेंसी स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसके अध्ययन के लिए हम किसका अब विश्लेषण के लिए किस मानचित्र का उपयोग करते हैं, आइसोप्लेथ या कोरोप्लेथ मानचित्र तैयार किया जाता है इसके अध्ययन के लिए सरिता आवृत्ति के लिए। अब हमारा पांचवा यहाँ पर अपवाह घनत्व का होता है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है इसको जान लेते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में सभी सरिताओं की सकल लंबाई को अपवाह घनत्व कहा जाता है। मतलब इसकी लंबाई कितनी, 1 किलोमीटर क्षेत्र में, मतलब ये 10 किलोमीटर की नदी है, ये 20 किलोमीटर की नदी है, इसी को हम क्या कहते हैं अपवाह घनत्व कहते हैं, कितनी डेंस में बह रहा है। अब इसका सूत्र होता है डी डी बराबर होता है बड़ा डी छोटा डी सिग्मा एल के बटे जो होता है ए के होता है। ये आप सूत्र बस इसमें ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं गया। इसमें छठवां जो आएगा बेसिन आकृति की ज्यामिति, जियोमेट्रिक ऑफ बेसिन शेप। इसमें अपवाह बेसिन की आकृति के ज्यामितीय अध्ययन से उनके विभिन्न आकारों के तुलनात्मक अध्ययन तथा उनकी उत्पत्ति के संबंध में पर्याप्त सहायता मिलती है कि नदियां कहाँ से निकली हैं, कौन सी अवस्था में, जीड़ा पौड़ा अवस्था में। तो इस चीज़ का हम तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो बेसिन आकृति ज्यामिति का हम प्रयोग करते हैं, मतलब किस शेप में नदियां हैं, कहाँ से निकल रही हैं, किस अवस्था में है, उनका चक्रकाल क्या चल रहा,
तो इस सारी चीज़ों को हम बारे में किससे पता करते हैं, ज्योमेट्रिक ऑफ बेसिन। अब हम जानेंगे परिच्छेदिकाओं का विश्लेषण। किसी धरातली सतह के एक निश्चित तल के सारे उच्चावच की रूपरेखा को हम परिच्छेदिका कहते हैं। अब ये दो प्रकार की परिच्छेदिकाएं होती हैं। पहला, जब नदी के मुहाने से उद्गम अनुदैर्ध्य घाटी की रूपरेखा के लिए किया जाता है। जैसे कि मुहाने से कोई उद्गम हुआ नदी, उसकी जो है कितना वो उद्गम से कितना डीप जा रहा है, नीचे ही जाएगा ना, तो कितना वो ढाल होते जा रहा है, तो एक घाटी का निर्माण होता जाएगा। तो इसके लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है, परिच्छेदिका बनाई जाती है, वो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका होती है। और जबकि अनुदैर्ध्य घाटी के किसी एक बिंदु पर समकोण पर घाटी के आर पार की रूपरेखा के लिए हम अनुप्रस्थ प्रयोग करते हैं। मतलब मान लो ये घाटी बनी है और इसमें क्या होगा, समकोण, मतलब इस घाटी में समकोण पर ये आर पार हो जाएगा। अब आर पर मान लो ये नदी आ रही थी, दोनों ओर से काटते हुए ये आर पार हो गया रेखा, इसी को हम अनुप्रस्थ परिच्छेदिका दूसरा इसका हम प्रकार कहते हैं। तो हमने जाना ये जो है टोटल इसके नदी की परिच्छेदिकाएं दो तरह की होती हैं। अब ये सामान्य रूप में हम परिच्छेदिका को चार प्रकार में पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। एक अध्यारोपित परिच्छेदिका होता है, संयुक्त परिच्छेदिका होता है। अब इसका उपयोग किस में होता है, प्रक्षेपित परिच्छेदिका होता है, अब पुनः रचित परिच्छेदिका होता है। ठीक है, अब देखो इसका जो विशेषता ये जान लेते हैं। अध्यारोपित परिच्छेदिका जो होता है, ये पहले मानचित्र पर क्षेत्र का चयन किया जाता है। कोई मानचित्र पर एक क्षेत्र का चयन किया गया, कोई क्षेत्र लिया गया, तत्पश्चात समान दूरी पर उस पर समांतर रेखाएं खींची जाती है, मतलब एक समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, हो गया ये अध्यारोपित परिच्छेदिका। कोई क्षेत्र लो चयन किया, उस पर रेखा खींच दिया, अध्यारोपित। संयुक्त परिच्छेदिका क्या होता है, किसी भी जो क्षेत्र के उच्चावच के प्रदर्शन के लिए संयुक्त परिच्छेदिका का प्रयोग किया जाता है। उच्चावच के प्रदर्शन के लिए किसका प्रयोग होता है, इसमें केवल उच्चा अस्त शिखर ही प्रदर्शित किए जाते हैं संयुक्त परिच्छेदिका में। अब प्रक्षेपित परिच्छेदिका क्या होता है, इस परिच्छेदिका से क्षेत्र विशेष की उच्चावच की वास्तविक झलक इसमें मिलती है, क्योंकि इसमें सभी ऊंचाइयों के शिखर तल को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे जो ऊंची वाली शिखर तल होती है उसमें प्रक्षेपित परिच्छेदिका में प्रोजेक्ट प्रोफाइल में दिखाई जाती है। क्लियर। अब है रिकंस्ट्रक्टेड प्रोफाइल। ये परिच्छेदिका क्या होती है, नदी द्वारा जब बनती है तो ये किसी क्षेत्र में अपर्दन चक्र में उत्थान और अवतल के कारण व्यवधान उपस्थित हो जाता है। जैसे कि उत्थान हो गया किसी क्षेत्र में तो क्या हो गया, नवनेशन का निर्माण होगा, फिर से न्यू नदियां बन जाएगी, पुरानी नदियां समाप्त हो जाएंगी, फिर से उनकी युवावस्था स्टार्ट हो जाएगा नदियों का। तो इसमें क्या अवतलन के कारण या तो धंसाव हो जाए, मान लो ये नदी आ रही है ना, जैसे गंगा नदी आ गई पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर धंसाव हो जाए, ये धंसाव हो जाएगा तो उसका पीछे का हिस्सा का पहाड़ जैसा उत्थान हो जाएगा, तो नदियां फिर से डायरेक्ट नीचे गिरेंगी, तो वही पुनर्रचित परिच्छेदिका रिकंस्ट्रक्टेड प्रोफाइल बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है ढलाल विश्लेषण, स्लोप एनालिसिस। क्या होता है, एक भौगोलिक विधि है जो किसी भूदृश्य में दूरी के साथ ऊंचाई में परिवर्तन की दर को मापती है, यही ढलान होता है। मतलब दूरी जो जो बढ़ती है उसकी ऊंचाई में क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी को मापना ही ढाल विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इसको समझने के लिए स्थलाकृति को समझने में इसका मदद होता है। ठीक है, ये बताता है कि मानव और प्रकृति विधियों को कैसे प्रभावित करता है। जैसे पर्यावरण आकलन, शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचों के विकास के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषता है ये प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन और खतरे के जोखिम का आकलन करने में भी मदद करता है ढलान विश्लेषण। क्लियर हो गया आपका। अब देखो इसके पास आता है अफवाह बेसिन का उच्चावच पहलू क्या होता है। अब आकारमिति में हम क्रियात्मक आकृति से संबंधित जिसके अंतर्गत क्या होता है, 3 डायमेंशन फीचर जो होता है इसको पढ़ते हैं। इसमें क्षेत्र, विस्तार और ऊंचाई के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं अफवाह बेसिन के उच्चावच पहलू में। इसमें उच्चावच की इसकी प्रथम जो पहलू होता है उसमें क्या होता है, उच्चावच की ऊंचाई, आकार और विस्तार और ढाल आता है, इसमें मापन किया जाता है। उनका प्रदर्शन हम उच्चतादर्शी वक्र, प्रवणतादर्शी वक्र, तुंगता मितिक वक्र, प्रक्षेपित, अध्यारोपित, संयुक्त परिच्छेदिका, ऊंचाई परिसर आरेख आदि के द्वारा करते हैं। इसके अलावा औसत, धरातली ढाल, सापेक्षिक उच्चावच, उच्चावच अनुपात और घर्षण सूचकांक भी सम्मिलित हैं इसमें। अब देखो उच्चता मिति विश्लेषण, नदियों में जो अपर्दन होता है नदियों द्वारा किसी क्षेत्र में, उसमें ऊंचाई के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें घर्षण और निर्धारण भी देखा जाता है कि कैसे कैसे इसका अलग अलग स्टेप में निर्धारण हो रहा है। ठीक है, इसको हम जानते हैं। इसमें क्षेत्र और उसकी ऊंचाई के
संबंधों का अध्ययन करते हैं उच्चता मितिक विश्लेषण में। इसमें जो वक्र आते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, ऊंचाई क्षेत्र वक्र, उच्चतादर्शी वक्र और प्रतिशत उच्चतादर्शी वक्र का सहारा लिया जाता है इसमें। अब क्षेत्र ऊंचाई वक्र में क्या करते हैं, दो क्रमिक समोच्च रेखाओं के बीच वास्तविक क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हैं, बस ये होता है इसमें। उच्चतादर्शी वक्र में क्या करते हैं हम, एक समतल रेखा, यहाँ से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो ये हो गया इसका जो है प्रदर्शित करने का। तो इसकी उच्चतादर्शी में हम ऊंचाई को ही प्रदर्शित करते हैं। इसको सबसे पहले लैब रेंट द्वारा 1883 में तैयार किया गया था, ये आप लोग को ध्यान देना है। अब देखो प्रतिशत उच्चतादर्शी वक्र को स्टालर ने 1952 में लाया था। इसमें क्या होता है, क्षैतिज अक्ष के सहारे दो क्रमिक समोच्च रेखाओं के बीच क्षेत्रफल के प्रतिशत और लंबवत अक्ष के सहारे क्या होता है, उसकी ऊंचाई के प्रतिशत को दर्शाया जाता है। तो ये पूछा नहीं गया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। प्रवणतादर्शी विश्लेषण में हम क्या करते हैं, इसमें ढाल में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कोई भी ढाल है, बार बार उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा, उसके अध्ययन के लिए हम प्रवणतादर्शी क्लाइनोग्राफिक एनालाइज का यूज करते हैं। इतना इसमें आप जानिए, इतना इंपॉर्टेंट है बस इसमें। तुंगता मिति विश्लेषण तीसरा आता है इसमें होता है नदी जो प्रारंभिक अवस्था में होती है उसके क्षेत्र में उच्चावच जो होते हैं किस रूप में है, उसके अध्ययन के लिए हम तुंगता मिति जो विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए जो तकनीक यूज किया जाता है, हिस्टोग्राम, ग्राफ रेखा द्वारा और आयत चित्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्थानिक ऊंचाई की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पोर्ट हाइट क्या है, जो शुरुआती अवस्था में नदियों द्वारा प्रदान किया, ग्रिड के उच्चतम बिंदुओं की आवृत्ति क्या है, शिखर तल की आवृत्ति क्या है, फिर से शिखर तल का क्षेत्र क्या है, और शिखर स्कंद तथा काल की आवृत्ति क्या है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं तुंगता मिति विश्लेषण का, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा मानचित्र प्रक्षेपक का वर्गीकरण, इसको हम जान लेते हैं। यहाँ से हमारा जो है पूरा यूनिट 9 खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जितने आते हैं वही मैं बताया हूँ आपको। देखिए, प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, रचना विधि के अनुसार, गुण के अनुसार। प्रकाश के प्रयोग के संदर्भ, प्रक्षेप, असंदर्भ आते हैं। रचना के अनुसार शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार, खमज, रूढ़ आते हैं। गुण का आधार यथाकृतिक प्रक्षेप, समक्षेत्र, शुद्ध दिशा आते हैं। अब अगर इसमें और जानना आपको तो ये जान लीजिए, शंकु प्रक्षेप जो आता है ये रचना विधि में आता है। एक मानक, दो मानक, बोन, बहुशंकु, अंतर्राष्ट्रीय, ये प्रक्षेप आते हैं। बेलनाकार में आप देखोगे अर्थात ये होता है, ये फिर से इसमें समान होता है, फिर से बेलनाकार मर्केटर और गाल आता है, ये बेलनाकार प्रक्षेप में। फिर से खमध्य में देखोगे प्रक्षेप तल की स्थिति के अनुसार, नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार। फिर से यहाँ पर रूढ़ प्रक्षेप में देखोगे ये सब रचना विधि के अनुसार। गोलाकार प्रक्षेप मालवीड आता है, विच्छिन्न मालवीड आता है, सेंस लेमेस्टीड आता है, विच्छिन्न सेंस आता है। ये सारे किसके हैं, रचना विधि के अनुसार हो गए। अब देखो इसमें और रचना विधि के जो प्रक्षेपण तल के अनुसार जो टूटा है, ध्रुवी खमद, तिर्यक खमद, विषुवत खमद, नेत्र के स्थान के अनुसार, नमोनिक, त्रिविमी, नमकोड़, ये सारे इसके प्रकार हैं। आप लोग याद करना चाहते कर लो। अब देखिए मानचित्र प्रक्षेप की विशेषताएं जान लीजिए। जैसे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, इसके गुण दोष हैं, अक्षांश रेखा है, देशांतर है, विशेष टिप्पणी किया है। तो बेलनाकार जो समक्षेत्र आता है ये समान होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री बनाया जाता है। ध्रुवों के निकट पैमाने पर पूर्व से पश्चिम विकृति होती है। तो इतना नहीं जानना है, क्या जानना है, इसे उष्णकटिबंधीय फसलों के वितरण के लिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रदेश का जो है प्रक्षेप का उपयोग होता है। इसकी मापनी जो होती है अशुद्ध होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखाऊंगा इसकी मापनी क्या है, अशुद्ध है, ये देखो, ठीक है। मर्केटर क्या होता है, मर्केटर में ये छोटे क्षेत्रों के लिए यथाकृत उपयोग होता है। शुद्ध दिशा होता है इसमें, सीधे एक दिशा नौपथ होता है जिसे लग्जेंड्रोम कहा जाता है इंग्लिश में। ध्रुवों की ओर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। ये अक्षांश की थीम समांतर हम सीधी होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच अंतराल में वृद्धि होती है। जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं इसके अंतराल में वृद्धि होती जाती है। ये भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की मापनी में समान अनुपात में वृद्धि होता है। देशांतर परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, सीधी समानांतर एवं परस्पर बराबर समान अंतराल एवं विश्व के समान होता है। इसका जो है
टिप्पणी देख लो, इंपॉर्टेंट क्या है। नौ संचालन एवं मानचित्र के विशेष उपयोग के लिए इसका प्रयोग होता है। भारत का जो मानचित्र है मार्केटर पर ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में यही दिया था, इसका आयोग ने यही आंसर माना था। मालवीट क्या है, इसका गुण दोष समान क्षेत्र होता है। इसमें केंद्रीय देशांतर रेखा से 30 अंश तक के क्षेत्रफल यथाकृत होते हैं, ये आपको याद रखा। सीमावर्ती भागों की आकृति में विकृति होती है, जो सीमावर्ती आकृति होते हैं वाले भाग। सीधी एवं समानांतर होती है, इसमें अक्षांश देशांतर, देशांतर को छोड़कर अन्य देशांतर रेखाएं, जो केंद्रीय देशांतर को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, खाली केंद्र को छोड़ दो तो। समान अंतराल पर होता है जो रेखाएं होती है। केंद्रीय देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। उत्तर से दक्षिण इसकी जो मापनी है अशुद्ध हो जाती है। क्लियर। जो वितरण मानचित्र के लिए विशेष उपयोगी होता है, किसी वितरण को दिखाना तो मालवीट का प्रयोग किया जाता है। सिनुसाइडल क्या होता है, इसका गुण दोष समान क्षेत्रफल होता है, सीमावर्ती भागों की आकृति में विकृति होती है। अब ये क्या होता है, अक्षांश, इसका विशेषता अक्षांश पर सीधी एवं समानांतर और समान अंतराल पर होती है। अक्षांश, अक्षांश रेखाओं की लंबाई एवं उनके बीच का अंतराल मापने के अनुसार शुद्ध होता है, ये आपको याद रखना है इसमें सिनुसाइडल में। अब ये देशांतर में केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी, लेकिन अन्य जो होती है वक्राकार होते हैं। तो केंद्रीय देशांतर रेखा बस सीधी होती है, सब वक्राकार होती हैं। समान अंतराल पर ये रेखाएं होती है देशांतरी। केंद्रीय देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की आधी इसमें भी होती है। ठीक है। मालवीट की तुलना में कम उपयोगी ये है सिनुसाइडल, उसी के जैसा ये भी बनता है। अब आता है गाल प्रक्षेप। इसमें क्या है, गुण दोष न तो आकृति है न ही समक्षेत्र है। आकार में आयताकार होता है, बनाने में आसान होता है। मार्केटर की तुलना में उच्च अक्षांशों में कम विकृति होती है। इसकी अक्षांशी विशेषता सरल, समान लंबाई और समानांतर होता है। अब इसमें एक विशेषता असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यूपी में पूछा गया था। 45 अंश उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों पर इसकी मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, पूछा गया। 45 अंश अक्षांशों से ध्रुवों की ओर अंतराल में वृद्धि और भूमध्य रेखा की ओर अंतराल में कमी होती है। तो ध्रुवों की ओर 45 अंश से ऊपर जाओगे तो इसके अंतराल में वृद्धि हो जाएगी, भूमध्य रेखा से अंदर आओगे तो अंतराल में कमी आ जाएगी। तो गाल प्रक्षेप में यही 45 अंश वाला शुद्ध मापनी ये पूछा गया था। अब ये क्या होता है, देशांतर में सरल एवं समानांतर, ये भी समानांतर होता है। अंतराल इसका देशांतर रेखा पर मापनी जो होती है इसका अशुद्ध होती है। विश्व का सामान्य मानचित्र के लिए विशेष उपयोगी होता है गाल प्रक्षेप। ठीक है। अब सामान्य बेलनाकार न तो यथाकृति और न ही समक्षेत्र होता है। अब अक्षांश पर यह सरल समानांतर समान लंबाई समान अंतराल होता है। देशांतर पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं देशांतर पर एक समान दूरी पर होती है। विश्व के मानचित्र में काफी कम उपयोगी होता है ये। ठीक है। ये हो गया आपका छठवां। तो ये जो हमने देखा अभी, ये किसके आधार पर देखा, ये हमने देखा संपूर्ण विश्व के आधार पर जो मापनी जो है मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग। अब हम देखेंगे, अब देखेंगे एक गोलार्ध, मतलब कोई एक गोलार्ध में उपयोग होता है, जैसे उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में इसका उपयोग। ध्रुवीय मध्य का हम उपयोग करते हैं, त्रिविमी का उपयोग करते हैं, अब फिर से ध्रुवीय मध्य, फिर से गोलाकार प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। किसी उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध को दिखाना है तो इसमें 4 होता है। 4 में इसमें क्या तो ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्र में शुद्ध दिशा समान क्षेत्रफल, ये हो गया गुण दोष। और ये हो गया इसका, यहाँ जान जाओ, अक्षांश वाला विशेषता। ये हो गया, ये देशांतर का हो गया। ये टिप्पणी हो गई कि इसका उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है। तो भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध ध्रुवों की ओर मापनी में वृद्धि होती है, ये संकेंद्री वृत्त के रूप में होता है। फिर से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अंतराल में कमी होती है। फिर से देशांतर में सरल एवं समानांतर होता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। और इसमें कुछ पूछा नहीं गया। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्र के लिए विशेष उपयोग है। ध्रुवों के एरिया के प्रयोग के लिए उत्तरी या दक्षिणी के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ध्रुवीय मध्य क्षेत्र प्रक्षेप का होता है। ध्रुवीय मध्य क्या यथाकृतिक होता है, केंद्र से दूरी जाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। केंद्र से जो दूर जाते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, ये ज्यादा वृद्धि करता है। ठीक है। ये गुण इसका हो गया। अक्षांश के आधार पर यह सब केंद्रीय वृत्त है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अंतराल में वृद्धि होता है। और इसके देशांतर के रूप में देखा जाए तो सीधी रेखा केंद्र से समान कोणीय दूरी पर विकसित रेखाओं के रूप में होता है। ये
अभी ये सारी चीज़ें आपको फिगर मैं नहीं ला पाया हूँ, तो आप लोग को ये ध्यान देकर फिगर सर्च करके बस समझना है। वर्तमान में अगर देखा जाए से इसका उपयोग अधिक नहीं होता है। ध्रुवीय खमद समदूरस्थ में अगर आर्कटिक क्षेत्रों में नौसंचालन करना है या उसका मानचित्र बनाना तो इसी का उपयोग होगा। क्लियर? इतना जानो, ये इतना पूछा जाएगा। गोलाकार प्रक्षेप में अगर ध्रुवों को दिखाना हो तो इसमें वृहत मापनी पर पृथ्वी के गोलार्ध मानचित्रों के लिए उपयोग होता है। इतना जान लो विशेषता है इसकी। अगर बाकी और देशांतर ये गुण दोष है या अक्षांश है, देशांतर के अनुसार विशेषता आप पढ़ सकते। अब भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण के विस्तार वाले जो देश हैं, जैसे अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, अन्य देश हैं, उनके लिए कौन से, जैसे भूमध्य रेखा का आसपास के जो देश हैं उनके लिए कौन से मानचित्र प्रक्षेप होता है, जैसे सिनुसाइडल। ये कैप कैरो रेल मार्ग के लिए विशेष उपयोगी है, याद रखिएगा। बेलनाकार प्रक्षेप ऊपर बता मर्केटर, आपको ये मैं बता चुका हूँ भारत के लिए उपयोगी है। ये सारे ऊपर बता चुका। दक्षिणी अमेरिका के लिए, ये अफ्रीका के लिए हो गया। अफ्रीका के लिए सिनुसाइडल बेलनाकार मर्केटर नौ संचालन में उपयोग होता है। दक्षिणी अमेरिका के लिए सिनुसाइडल शंक्वाकार बोन प्रक्षेप उपयोग किया जाता है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए जो होता है ज़्यादा उपयोगी होता है आपका शंक्वाकार प्रक्षेप। ये वाला शंक्वाकार मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। बोन प्रक्षेप में आप मध्य अक्षांशीय के लिए ही उपयोग होता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी अमेरिका के लिए उपयोग किया जाता है, ये बोन प्रक्षेप। क्लियर? ये आप अगर आप चाहते हो इसका गुण दोष तो यहाँ पर आप देख लेना, देखो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो आप यहाँ दिखा रहा हूँ, देख लेना। ये अक्षांशीय इसका विशेषता है, पढ़ सकते हो। ये देशांतरीय है। महादेश पढ़ा था, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इनके बारे में जो देश आते हैं। अब विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो प्रदेश हैं, जैसे एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके लिए कौन कौन से उपयोग होते हैं? तो बोन प्रक्षेप एशिया के लिए बनाया था। लैम्पर्ट का खमध्य ध्रुवीय जो है खमध्य समदूरस्थ एशिया महाद्वीप के लिए प्रयोग होता है। उत्तरी अमेरिका के लिए बोन भी प्रयोग होता है, 2 मानक अक्षांशों वाले शंक्वाकार होता है। यूरोप के लिए बहुशंकु होता है, 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप होता है। ऑस्ट्रेलिया के 2 मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप और बोन का भी प्रयोग होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के लिए खमध्य प्रक्षेप, ये सारे जो जिसके लिए प्रयोग होते हैं वही बता रहा हूँ। देखो भारत के लिए पहले बोन यूज होता था, अब मर्केटर पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो रूस के लिए 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप होगा। ठीक है, उत्तर में स्थित है। यूएसए के लिए खमध्य समक्षेत्र होगा, है ना। देश अगर बड़े एवं छोटे हैं उसके आधार पर, बड़े देश जो हैं उसके लिए ये है। छोटे देश के लिए, बाल्टिक देश के लिए जो है 1 मानक अक्षांश वाला शंकु होगा। बड़े देश हैं तो 2 मानक, जैसे फ्रांस स्पेन है, 2 मानक अक्षांश वाले प्रयोग में। ठीक है, और विशेषता इधर देखो, ये गुण दोष हो गया, ये गुण चल रहा है, ये गुण शुरू से बता रहा हूँ, ये अक्षांश है। तो अक्षांश में जो विशेषता जिसका पूछा जाता था वो बता दिया हूँ। और ये है टिप्पणी की इसका जो है किसी विश्व के रूप में कैसे प्रयोग हो रहा है। बाकी इसकी विशेषता जो लिखी गई है अक्षांश के सांसर के अनुसार वो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं हर जगह रोका था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा यूनिट 9 हमारा खत्म होगा। ये मैं इसीलिए इतना संक्षेप में पढ़ा हूँ, जो एग्जाम अब व्यू से कभी डिटेल में पढ़ा जाएगा किसी चीज़ को बारीकी से, जब एग्जाम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैं जितना पढ़ाया हूँ एग्जाम अब व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, उतना आप पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। कोई चीज़ अगर फंसा, कोई टॉपिक अगर छूटा हो तो आप लोग बताइएगा, मैं छोटा वीडियो बना के जरूर बता सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।